हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कर रहे हैं हम हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लगभग 24-25 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो गुप्त काल। लास्ट जो क्लास की थी हमने वो दक्षिण भारत को पढ़ा था, जिसमें हमने चोल, चालुक्य और पल्लव को पढ़ा था। ठीक है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें एग्जाम में उससे रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल, और गुप्त काल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्या पूछा जाता है इससे? इससे एक तो बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में पूछा जाता है। दूसरा, इसके अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं, आपको पता है। स्कंद गुप्त के अलग है, कुमार गुप्त के अलग है, उसके बाद आप जाओगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अलग है। और ये सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे इनकी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक चीज़ों के बारे में भी काफ़ी पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप जब भी अब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य, जहाँ भी उदिताचार्य की बात आती है तो समझ लेना कि कौन से अभिलेख में हमने इसको पढ़ा था, का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये चार अभिलेख है। चारों अभिलेखों में सिर्फ आपको ये जानना है कि आपसे उदिताचार्य के बारे में पूछा गया कि उदिताचार्य का जो संबंध है किस अभिलेख से है। ज्यादा और कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि क्या पूछा गया है, बस उदिताचार्य पॉइंट्स को पकड़ लीजिए, क्योंकि इसका एक ही अभिलेख में जिक्र है, बहुत सारे अभिलेखों में नहीं है। दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त के अभिलेख में इसका कोई जिक्र नहीं है। बट आपको याद रखना है, कभी आपसे रामगुप्त से रिलेटेड पूछा जाए या मिलान करने में कोई पॉइंट पूछा जाए तो रामगुप्त का जौन प्रतिभा अभिलेख दुर्जनपुर में स्थित है। तो ये वाला, ये जो जो रामगुप्त है कौन था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई रहा है। बाद में कहते हैं कि इसकी जो पत्नी को है शक शासक उठा के ले गए थे, इसको हरा दिया था, तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय गया था, उन्होंने सबको हराया, उसकी पत्नी को छुड़ाया, ये सब पॉइंट्स है। और बाद में जो है ये नाकारा शासक नाकारा साबित होता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही गद्दी पर बैठेगा। दूसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो ये जानना है कि मथुरा का स्तंभ अभिलेख किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख माना जाता है कि ये प्रथम अभिलेख है इसका। और इस मथुरा के अभिलेख में शैव उदिताचार्य का जिक्र किया गया है, शैव उदिताचार्य का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चंद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये चंद्रगुप्त का, सॉरी, सकंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये मिलेगा। और इस अभिलेख में जो जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जानकारी ये है कि यहाँ का जो राज्यपाल था, कहाँ का, सकंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में यहाँ का जूनागढ़ का जो राज्यपाल था वो कौन था? पर्णदत्त था। और कहीं कहीं चक्रपालित भी लिखा था, क्योंकि ये बाप बेटे थे चक्रपालित। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दूसरी जानकारी क्या हमें मिलती है कि सुदर्शन झील पर जो इसने बांध बनवाया था, सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और बांध जो बनवाया था वो आपको पता है अशोक भी बनवा रहा है, स्कंदगुप्त भी बनवा रहा है। तो बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद यहाँ पे विष्णु मंदिर भी बनवाया है, विष्णु मंदिर। तो इन सब की जो जानकारी हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख पर चंद्र नाम मिला है तो कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। इसकी जो बातें लिखी गई है वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही मैच करती है। तो मेहरौली जो स्तंभ लेख है उसमें खास जानकारी हमें क्या याद रखनी है? तो पहली जानकारी क्या है? पहली जानकारी ये है कि जो ये मेहरौली स्तंभ लेख है ना, मेहरौली लोह स्तंभ लेख, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है स्तंभ लेख, इसका जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से, मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। उसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट है कि एक लोहे का लोह स्तंभ है, और इसमें 98% लोहा है, और आज तक इस पे जंग नहीं लगा है। काफी इस पे मतलब रिसर्च भी किया है, सब मतलब आश्चर्यचकित है कि इस पे जंग क्यों नहीं लगता, बारिश तूफान कुछ भी आए। ठीक है, दूसरा बात इससे याद रखनी, दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसको जो आनंद पाल तोमर है वो दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, आनंद पाल तोमर है, इसको दिल्ली लेकर आया था। पहले ये कहाँ था? मथुरा के वैष्णव मंदिर में बताया जाता है। ठीक है,
तो इसको लेके आया। उसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट है कि इसमें है ना अफगानिस्तान पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी या बल्क क्षेत्र पर, वो भी पॉइंट लिखा हुआ है। विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज फहराया था, ये भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बस आपको याद रखना इसमें क्या क्या जिक्र किया हुआ, क्योंकि ये सीधा पॉइंट आपसे पूछा जाता है ना कि किसमें तोमर कौन से उसको लेके आया था, लोह स्तंभ को, कौन से स्तंभ को लेके आया था अनंगपाल तोमर, या बाद में कहाँ स्थापित किया गया था, दिल्ली में किया गया था, दिल्ली में कहाँ किया गया था, कुतुब मीनार के परिसर में किया गया था। ठीक है, किस चीज का है, ये लोहे का, क्योंकि लोह तो लिखा हुआ ही है। और क्या क्या जानकारी मिलती है कि अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने की जानकारी इसी में मिलती है। विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज फहराई की जानकारी इसमें मिलती है। बांग्लादेश का कुछ एरिया है, बर्फ वगैरह वहां पे अधिकार करने की जानकारी इसमें मिलती है। तो बहुत सारे पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो जो हम राइट आंसर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि आर्य उदिताचार्य की जानकारी तो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से मिलती है। बाकी हमने सब डिस्कस कर लिए कि किसमें क्या जानकारी मिलती है। और चारों को ये भी याद रखना कौन किससे संबंधित है, कौन किस, कई बार पूछे इधर आपके नाम दे देंगे शासकों के कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, संगतगुप्त है, उसके बाद रामगुप्त है, ये वाले पॉइंट दे देंगे। इधर आपसे अभिलेख या ताम्रलेख पूछ लेंगे और आपसे मिलान करने में क्वेश्चन। तो चारों के चारों आपको याद होनी चाहिए कौन सा कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या खासियत है। नेक्स्ट है स्त्री प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो स्त्री प्रथा के साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलते हैं। एरन अभिलेख कहाँ पाया गया है? एरन अभिलेख एमपी में पाता है, एमपी में मिलता है एरन अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जूनागढ़ अभिलेख, बीतरी अभिलेख, ये तो सब संगत सकंदगुप्त से रिलेटेड है। पर जो एरन अभिलेख है ना, ये भानुगुप्त से रिलेटेड है, भानुगुप्त से। भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त के समय में 510 ईस्वी में इसका जो एक मित्र था या एक सेनापति था, ठीक है, मित्र लगा सकते हैं, कहीं सेनापति लिखा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है हुनों के खिलाफ युद्ध करते हुए। तो नाम क्या था उसका? गोपराज। गोपराज की जो पत्नी है वो स्त्री हो जाती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें एरन से मिलती है। ये एरन एक जगह है, ठीक है, कहाँ पे? एमपी में। तो वहां जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसको एरन अभिलेख कहा जाता है। और किसके काल में था? भानुगुप्त में। टाइमिंग क्या था? 510। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके जो राइट आंसर है वो एरन अभिलेख है। नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवा का उल्लेख निम्नांकित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो नगर श्रेष्ठी मतलब एक व्यापारी करते थे, पूरे व्यापारियों का एक पूरा समिति होती थी, उसको निगम कहते थे, उनका प्रधान श्रेष्ठी होता था, एक सार्थवा होते थे। तो इन सब की जानकारी हमें गुप्त अभिलेखों से मिलती है। तो कौन सा वो अभिलेख है, कौन सा वो अक्षेत्र है जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो वो है आपका पुंडवर्धन। ये जो एरिया है ये बांग्लादेश में पड़ता है, आधुनिक बांग्लादेश। पहले इसको बंगाल में कहते थे, बंगाल, उत्तरी बंगाल, ठीक है, बंगाल वाला इलाका था पहले, अब ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मतलब क्वेश्चन का, कि जो पुंडवर्धन है ये एक अक्षेत्र था, एरिया था, बांग्लादेश में पड़ता था और यहाँ व्यापार वगैरह हुआ करता था। तो व्यापारी की जिक्र है कि कौन व्यापार क्या करता था, किसको क्या कहा जाता था। तो सिर्फ ये आपको पॉइंट याद रखना है। कुमारगुप्त के है ना 3 अभी ताम्र पत्र है। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त भी आएगा ना। कुमारगुप्त के 3 ताम्र पत्र हैं। ताम्र पत्र मतलब जो तांबे पर लिखा हुआ है, जिसमें से एक ताम्र पत्र है धनदे। ताम्र पत्र के नाम बता रही हुई, एक है दामोदर और एक है बेग्राम। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि तीनों क्या है? ताम्रपत्र। और किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त से रिलेटेड है। भी कुमारगुप्त ने लिखवाए हैं, उनकी जानकारी है, जो कुछ भी लगा लीजिए। पढ़ते कहाँ पे हैं ये? पहले बंगाल से फिर आधुनिक बांग्लादेश बोला जाता है, आधुनिक बांग्लादेश में। ठीक है, अब इनमें अलग अलग जानकारी मिलती है। धंधे में क्या जानकारी मिलती है कि इसको बहुत सारी उपाधियां मिली है, परम भट्टारक है, महाराज धीराज है, परम देवत है, और बृहस्पति स्वामी नामक ब्राह्मण को भूमि दान दी गई, इस अभिलेख में बताया गया है। दामोदर ये दिनाजपुर जिले में है। इसमें बताया गया है कि गुप्त काल की या कुमार गुप्त की शासन व्यवस्था कैसी रही है, कैसे वहां पे व्यापार हुआ करता था, वो सारी चीजें बताई गई है। और इसमें पुंडवर्धन अक्षेत्र का जिक्र किया गया जिसका शासक चिराग था।
इसके बाद नेक्स्ट है बेग्राम। बेग्राम में ये बताया कि गोविंद स्वामी के मंदिर के लिए भूमि दान दी गई है। तो तीनों ताम्रपत्र काफी इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से। तो हमसे तो पुंड्रवर्धन के बारे में पूछा गया है ना, तो हमसे पुंड्रवर्धन के बारे में पूछा गया है कि किसमें नगर श्रेष्ठी सार्थवा इन सब का उल्लेख है, तो ये वाला है। कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में। स्त्री प्रथा का प्रथम अभिलेख अभी हम पढ़े हैं ना एरन से। स्त्री प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है, 437 से 438 के मंदसौर अभिलेख में किस किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण उल्लेख में मिलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको एक बार। एक मिनट। मंदसौर अभिलेख देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मंदसौर अभिलेख किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये मतलब कौन से शासक से रिलेटेड है, कुमारगुप्त। बहुत सारे अभिलेख है इससे रिलेटेड, पर हम कुमारगुप्त का सिर्फ मंदसौर अभिलेख पढ़ रहे हैं फिलहाल। ये एडजैक्ट जंग है जो है इसकी दसपुर है, वैसे मालवा में पड़ता है, और वैसे कहाँ पे है, दसपुर। इसकी जो रचना की है ना वो वत्स भट्टी ने की है, वत्स भट्टी, ठीक है। उसके बाद ये जो वत्स भट्टी है संस्कृत का प्रकांड विद्वान है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि वत्स भट्टी का संबंध किस अभिलेख से है, तो मंदसौर अभिलेख से है। और ये है जो यहाँ पे एक प्रयाग, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रयाग प्रशस्ति, तो ये भी एक प्रशस्ति अभिलेख है, प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है, प्रशस्ति अभिलेख। तो पूछा जाए कौन सा कुमारगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख है, तो वो ये आपका मंदसौर वाला है, ठीक है। यहाँ का जो राज्यपाल भी आपसे पूछा जाए, राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन था, सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बंधु वर्मा, बंधु वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट जो याद रखना वो याद रखना है, ये जो है ना यहाँ पर एक रेशम बुनकर थे, ठीक है, जो रेशम के कपड़े बनाते थे। उन्होंने अपने पैसे से सूर्य मंदिर का निर्माण कराया यहाँ पे, ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अगर पूछा जाए किसके काल में हुआ, तो कुमारगुप्त की काल में। किस राज्यपाल ने कराया, तो बंधु वर्मा है। किस समिति ने कराया, किस व्यापारियों ने कराया, तो सूर्य मंदिर का जो रेशम बुनकर होते हैं, ठीक है, रेशम बुनकर। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और हमसे देखो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, तो वो आपका रेशम बुनकरों के द्वारा कराया गया। और टाइमिंग रहेगा 437 से 438। और किसका टाइमिंग है, ये कुमार गुप्त का टाइमिंग है। मैं आपसे एक दो अभिलेख और बता देती हूँ जो आपको याद रहेंगे। तो देखिए, मंदसौर अभिलेख ये कुमार गुप्त से रिलेटेड है सारे, कुमार गुप्त। सबसे पहले आपको मंदसौर को याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से रिलेटेड। कहाँ पे, मालवा में है, दसपुर अर्जक जगह, वत्सवटी इसका जो है लेखक है। और यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया रेशम बुनकरों ने, या रेशम बुनकर ना लिखा जाए, ये भी लिखा जाए कपड़ा बनाने वालों ने, व्यापारियों ने, कुछ भी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और अभिलेख है, वो है क्रमदंडा, कर्मदंडा का अभिलेख, ठीक है। या कर्मदंडा या कर्मदंडा कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये यूपी में पड़ता है। बस आपको याद रखना कि यह अभिलेख किससे रिलेटेड है, कहाँ पे है, कई बार पूछा जाता है, फैजाबाद। ओके। इसमें शिव की प्रतिमा का आधा भाग, आप याद करना कि क्या कर्म किया है जो आधा ही भाग दिखा रखा है, जो शिव की प्रतिमा का आधा भाग मिला है यहाँ पे, ठीक है। एक अभिलेख है आपका मन कुंवर। वैसे इतनी डिटेल नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि क्या पता आप इंटरेस्टेड हो। मन कुंवर अभिलेख भी कुमारगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में है, एग्जैक्ट जगह इलाहाबाद। बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग को दिखाया गया, मतलब निचला भाग उत्कीर्ण किया हुआ, निचला भाग पता है बस। बुद्ध मित्र के द्वारा, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध मित्र था यहाँ पे, जो भी था मतलब इन सब चीजों को बनवा रहा था बुद्ध प्रतिमा को, वो बुद्ध मित्र था यहाँ पे। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा अभिलेख भी कुमारगुप्त से रिलेटेड भी है। और इसमें ऊपरी हिस्सा दिखा टूटा हुआ है धर्मचक्र का, धर्मचक्र का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ इसमें दिखाया गया, बस इतना ही है। एक है सांची है,
ये भी इससे रिलेटेड है। सांची अभिलेख कोई भी पूछा जाए, कमदंडा है, मंदसौर है, मनकुवर है, सांची है, इनमें से कौन सा, एक और अलग से आपको दे दे लौह स्तंभ है, इनमें से कौन सा इसका नहीं है, कौन सा किसका है, ये याद रखना आपने। सांची भी इससे रिलेटेड है। इसमें हरि स्वामी द्वारा सांची के आर्य संघ को दान दिया गया, मतलब सांची में जो आर्य संघ था ना उसको दान दिया हुआ बताया गया है सांची में, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी है, उदयगिरी तो आपने पता है इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी में क्या बताया गया है कि जो जैन है एक मतलब पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, यहाँ पे जैन धर्म की बात की गई है, पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, शंकर, नाम शंकर था, शंकर ने की है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ कुछ पॉइंट आपको। एक अभिलेख है तुमेन का अभिलेख, तुमेन, ये एमपी ग्वालियर में पड़ता है और कुमारगुप्त को सर्दकालीन सूर्य कहा गया है। इसमें कुमारगुप्त को कुमारगुप्त को सर्दकालीन सूर्य कहा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट है और आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ना रेशम बुनकर, और मंदसौर अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है, और 437 से 38 है, और ये कुमारगुप्त से रिलेटेड अभिलेख है। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में स्त्री होने की घटना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो स्त्री होने की घटना का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो वो आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप भूलने वाले नहीं हो आप। गुप्तकालीन समाज में अहास के कारण थे, मतलब अहास मतलब पतन के कारण क्या माने जाते हैं? जातियों की संख्या बढ़ जाना, शूद्रों का कृषि में संख्या कम होना, अछूतों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास। कहा जाता है वाणिज्य और व्यापार का काफी नुकसान होता है, काफी ह्रास होता है, तो इसलिए हमें क्या पता चलता है कि गुप्तकालीन समाज का भी पतन होने लग जाता है। जो मुद्रा थी, जो काफी मुद्राएं जो मिली हैं उनमें बाद में काफी मिलावट और अशुद्ध मुद्राएं पानी जाती है, तो ऐसा लगता है इनके पास पैसा खत्म होने लगा था। तो राइट आंसर इसका क्या जाने वाला है? राइट आंसर जाएगा इसका वाणिज्य व्यापार का ह्रास, ठीक है। नेक्स्ट है अधोलिखित कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो है बी। अब काफी बार पढ़ भी चुके हो इसको कि दिनार, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो ना तो दिनार तो वर्ड आपको पता ही है कि गुप्त काल में जो उनकी स्वर्ण मुद्रा है, सोने की मुद्रा, उसको दिनार कहा जाता था, दिनार, ठीक है। ये कोड़ी है, लेन देन की मुद्रा है, ये निस्क है, या मौर्य काल में पढ़ते हैं, तो इस तरह की पॉइंट है। भाग और बलि ये क्या थे? क्या ये सैनिक विभाग थे, क्या ये धार्मिक अनुष्ठान थे, क्या ये प्रशासकीय विभाग थे? तो भाग और बलि टैक्स थे, राजस्व टैक्स, ठीक है। ये तो आपका जो 1/6 भाग लिया जाता था जिसको शुल्क या भाग कहते थे, और बलि एक तरह का धार्मिक कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आपके लिए क्या है, एक राजस्व टैक्स थे, ना कि धार्मिक कोई विभाग था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? मतलब क्या कह रहा है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्के पाए गए हैं, गुप्त सिक्के सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर पाए गए हैं? तो वो सर्वाधिक सिक्के जो पाए गए हैं वो राजस्थान के भरतपुर जिले से पाए गए हैं, और एग्जैक्ट जो जगह है बयाना नामक स्थान, राजस्थान के भरतपुर जिला, भरतपुर जिला, और एग्जैक्ट जो जगह वहां की पाई गई है वो है बयाना। यहां से 623 मुद्रा मिली है, 623 मुद्रा, और किसके काल की बताई जाती है? कुमारगुप्त के, कुमारगुप्त के समय की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर सबसे ज्यादा पूछी जाए मुद्रा कहाँ किसके टाइम पाई गई, कुमारगुप्त, एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो बयाना, और वैसे पूछी जाए तो आपसे कोई स्टेट तो राजस्थान का भरतपुर जिला, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। सर्वाधिक अभिलेख भी कुमारगुप्त के ही पाए गए हैं, 18 अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख भी कुमारगुप्त के ही है। तो आपका सीधा माइंड जाने वाला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के तो नहीं है सबसे ज्यादा अभिलेख, नहीं, सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त के ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो ये कहते हैं कि निम्न में से किस भाषा से, कौन सी भाषा से शब्द निकला है? तो ये लेटिन भाषा का शब्द है। दिनार जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। गुप्त शासक द्वारा क्षत्रप राज्य पर विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर क्या था?
अब आपको पता है कि जब गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी। विजय प्राप्त करने के बाद इसने अपने अलग से सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के जिनको रूपक कहा गया था, ठीक है। और काफी सिक्कों का मतलब वजन भी बढ़ा दिया था। तो इन सब की जानकारी हमें मिलती है। और आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है ये कितने ग्रेन का था, तो 32 ग्रेन का, ठीक है। 32 ग्रेन का ये सिक्का था जब इसने सकारी और विक्रमादित्य की जो उपाधि भी तभी ली थी, विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे। देखिए सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए उद्रंग कर होता क्या है। शायद मैंने मौर्य काल में भी आपको पढ़ाया था। उद्रंग एक सिंचाई कर है। उद्रंग एक सिंचाई कर है। जब ये सिंचाई कर है तो कौन देगा इसको, सिंचाई कर है तो कौन देगा इसको, भाई इसको किसान देगा ना। राजा सिंचाई कर क्यों देगा, व्यापारी क्यों देगा और विदेशी क्यों देंगे, सिंचाई कर हमेशा किसान देंगे। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है। नल शब्द का आशय पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जो नल शब्द है उसका अर्थ है भूमि का माप का एक ही यंत्र था। भूमि माप शब्द के लिए यूज किया गया है, भूमि के माप के लिए। तो जो इसका आंसर आएगा भूमि का माप, नल शब्द। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो इसको, जो सठ दर्शन है ना, सठ दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुप्त काल में ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गुप्त काल में ही तो आता है आपके लिए और आपको ये पूरा पढ़ना होता है। 6 दर्शन होते हैं, उनको पढ़ना होता है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना, इनको पढ़ना जरूर। एक बार मैं समझा देती हूँ। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है सत्य की जांच करना, मतलब निष्पक्ष रूप से सत्य की जांच करना। या फिर बोल सकते हैं विज्ञानों का विज्ञान इसको बोलते हैं। विज्ञानों, पहले हमें उसकी जानकारी हो चुकी है, उसको और ज्यादा उस पर रिसर्च करना। एक तरह से जैसे पीएचडी करते हैं हम, कुछ टॉपिक हमें पहले से ही पता होते हैं, रिसर्च हो रखे, तो उन पर और रिसर्च करना। इस तरह की जो जानकारी है वो दर्शन से मिलती है, ठीक है। विज्ञानों का विज्ञान भी इसको बोल सकते हैं। तो हमें मेन चीजें क्या याद रखनी है, इसमें 60 दर्शन है, मतलब 6 बातें बताई गई हैं, 60 दर्शन। और वे 60 दर्शन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। पहला पॉइंट है आपका सांख्य दर्शन। इसको ना 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आस्तिक दर्शन और एक होते हैं नास्तिक दर्शन। मतलब इन दर्शनों को नास्तिक तरीके से भी माना गया, आस्तिक तरीके से भी। आस्तिक जो वेद कर्मकांड इन सबको, कर्मकांड नहीं, वेदों को, वेदों वगैरह को ध्यान में रख के मानते हैं। और नास्तिक वो होते हैं जो वेदों को नहीं मानते, अपने तरीके से इन दर्शनों को मानते हैं। तो इसमें आपके जैसे चारवाक हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये नास्तिक है और ये आस्तिक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक आपका सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं इसको। सांख्य दर्शन। दूसरा आपका योग दर्शन, इनको सीरीज में ही याद करना पड़ता है। तीसरा आपका न्याय दर्शन। चौथा आपका वैश्विक। 5 और 6 ये है मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, ठीक है। एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। कभी कभी बताते हुए भी एक आधा पॉइंट्स अगर मेरे से गलत हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं 100% कोशिश करती हूँ, बट एक आधा पॉइंट गलती से हो जाता है, तो प्लीज आप उसको अवॉइड कीजिए। सांख्य दर्शन के जो, जिसने सांख्य दर्शन की रचना की है वो है कपिल मुनि। अब आपको बार बार इनके ये पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शन का संबंध किससे है, कपिल का संबंध किससे है। योग दर्शन, सभी को पता है, योग तो है महर्षि पतंजलि, ठीक है। न्याय, न्याय कौन करता है, गौतम, भाई गौतम बुद्ध है, न्याय वही करेगा, ऐसे याद करना। ये बल गौतम बुद्ध की बात नहीं है, ये गौतम है, ठीक है, ऋषि गौतम। उसके बाद वैश्विक है, वैश्विक का जो है कणाद या उलुक भी लिखा आ सकता है, उलुक। उसके बाद पूर्व मीमांसा के तो जैमिनी है, आचार्य जैमिनी, आचार्य जैमिनी। इस पे राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो जैसी भी आप समझ सकते हो। उसके बाद बादरायण, बादरायण। ये 6 के 6 आपको याद करने हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके कपिल है, इसके पतंजलि है, गौतम है, कणाद है, आचार्य है, बादरायण है। ये वाले पॉइंट आपको मिल गए। अब इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए
कि सबसे पहला दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। ये कहता है कि सत्य कार्य के बाद सिद्धांत है, सत्य का कार्य है उसके बाद सिद्धांत है, ठीक है। योग दर्शन वाला जो मानता है वो किसको मानता है? अष्टांगिक मार्ग को, ठीक है। वैश्विक है, ये जो वैश्विक है ये किसको मान रहे हैं? वैश्विक वाले ये किसको मान रहे हैं? परमाणुवाद को। परमाणुवाद मतलब एक छोटे छोटी चीजों से मिलकर बनी है वो सारी चीजें, इस तरीके से मानते हैं। गौतम एक तर्कों को मानते हैं, लॉजिकल तर्कों की चीजों को मान रहा है, ठीक है। पूर्व मीमांसा में कहा जाता है कहीं ना कहीं कर्म पर बल देते हैं, कर्म कांड भी आता है इसमें, खाली कर्म भी कहा गया है। और बादरायण है ये ज्ञान कांड पर, ये ज्ञान कांड पर, ये कर्म कांड पर, ठीक है। कर्म करो और ये कहता है ज्ञान प्राप्त करो, ये वाली चीजें मानते हैं ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद करना होता है। इससे रिलेटेड अब देखना आप कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके अब ये पढ़ते हुए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा हमने कौन सी पढ़ी थी? सांख्य, ठीक है। सांख्य पढ़ी थी ना। मीमांसा सबसे लास्ट वाली थी। और चारवाक कोई शाखा नहीं था, ये एक संप्रदाय था। और वैश्विक हमने वैश्विक हमने 4th नंबर पे पढ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आपको सीरीज में याद रखना है इन चीजों को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? अब आपसे विचारधारा आरंभिक पूछी गई है तो यही तो है सांख्य। कपिल मुनि का जो संबंध या प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य है। पूर्व मीमांसा की कौन है? पूर्व मीमांसा की जैमिनी, आचार्य जैमिनी। उत्तर मीमांसा की बादरायण। अगर पूर्व या उत्तर ना लिखा और खाली मीमांसा से पूछा गया तो आप जैमिनी करोगे, ठीक है। न्याय की कौन है? गौतम। तो ये वाले पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। देखो उन 6 में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मीमांसा कह रहे हैं कि दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। एक मिनट। ज्ञान से, भक्ति से, योग से और कर्म से। कर्म से, ठीक है। कर्म से अगर मीमांसा उत्तर मतलब मीमांसा की बात आ रही है तो वो आपसे उत्तर मीमांसा की बात कर रहा है। यहाँ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कर्म और ज्ञान दोनों चीजें हैं, कर्म और ज्ञान दोनों चीजें हैं। पर जब भी बात आ रही है ना कि उत्तर मीमांसा और दक्षिण मीमांसा ना लिखा हो तो आप उत्तर मीमांसा के हिसाब से आंसर दोगे, ठीक है, कर्म से। नेक्स्ट है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन तो आपको रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वेद शाश्वत सत्य है, वो मीमांसा वाले कहते हैं कि जो वेद है, वेद नहीं वेद, वेद है वो शाश्वत सत्य है, मतलब सच पर आधारित है, हम उनको मानते हैं, वेदों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मीमांसा के जो प्रेरणा थे, देखो मीमांसा ना उत्तर लिखा है ना पूर्व लिखा है, तो आप जैमिनी ही करोगे, है भी जैमिनी, बदरायण तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चलेगा, योग दर्शन के प्रतिपादक, तो ये तो बहुत ही इजी है। योग, योग की बात जहां भी आए तो पतंजलि से अछूता नहीं, पतंजलि ही आएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म की जहां भी बात आ रही है हम आप मीमांसा पर ही रखोगे। कर्म जहां पर आ रहा है हम आप मीमांसा ही रखोगे। तोरमाण किस जातीय दल सदस्य? हम तोरमाण, तोरमाण भी लिखा होता है, तोरणमल भी लिखा होता है, तो ये हुण जाति से रिलेटेड था, हुण जाति से, ठीक है। एक मिनट। देखो मैं आपको हुणों के बारे में बताती हूँ, हुणों से रिलेटेड भी काफी पॉइंट पूछे जाते हैं। हुण ये एक जाति थी या जनजाति, आप जिसको लगा सकते हैं, जनजाति थी। इन्होंने गुप्त काल में भारत पर अटैक करने शुरू कर दिए थे हुणों ने, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अटैक कर रहे हैं स्कंदगुप्त के काल में कर रहे हैं। किसके काल में? स्कंदगुप्त। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़, इन दोनों से जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था उन्होंने स्कंदगुप्त पर या गुप्त काल में, ठीक है। सबसे पहले इसके काल में जो अटैक होता है वो होता है खुशनवाज और दूसरा तोरमान या तोरणमल, तोरमान, ठीक है। इन दोनों क्या थे? ये हुण थे। पहले अटैक ये करते हैं हुण, उसके बाद में जो अटैक करेगा बाद में वो करेगा मिहिर कुल। मिहिर कुल ये भी एक हुण था जो शैव धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को, ठीक है। इसको नरसिंह, बलादित्य
इन दोनों के द्वारा हराया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा हराया जाता है। तो ये मेहरकुल को इन्होंने हरा दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सकंद गुप्त का भी इनके साथ युद्ध होता है, ऐसी कोई हार जीत वाली ज्यादा चीज इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा गया सबसे अधिक समय तक शासन गुप्त काल में किसने किया था, तो स्कंद गुप्त ने ही किया था। और इसकी जो उपाधि है वो कर्मादित्य है, कर्मादित्य। और दूसरी जो इसकी उपाधि है वो सक्रोपम है। ये कहाँ से मिलती है, कहोम अभिलेख से मिलती है। सक्रोपम जो उपाधि है इसकी कहोम अभिलेख से मिलती है। और देखना ये सक्रोपम, आपका सको पे ध्यान जाएगा कि सक वाली जो उपाधि है वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, तो नहीं वो उसने सक्रारी ली थी, और ये सक्रोपम ली है इसने स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो तोरमण किस जाति से है, हुण जाति से है, याद हो गया। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है, शक एवं गुप्त के बीच कितना अंतर है, ये याद रखना आपको, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 242। क्यों है 242, क्योंकि जो गुप्त संवत है वो 319 एडी में आया था, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आपका पूछा गया शक संवत, शक संवत आपका 78 एडी में आया था। अब 319 में से 78 माइनस करना होगा, तो वो आएगा आपका 241। 241 में एक प्लस करना होता है, तो 242 ये इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। एक प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि आपने 39 वाला 319 भी ले लिया और 78 भी ले लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर माइनस हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको एक प्लस करना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक साल 9 भी ले लिया आपने और 78 भी ले लिया। तो हम जब अपना बर्थडे लगाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं की डेट लगाते हैं, तो अगर आपका 78 में या सॉरी 89 में आपका या 81 में कभी भी आपका जन्म हुआ है और आप 2022 तक आप आओगे, तो आप जरूरी ये नहीं है कि आप 89 वाला भी लगाओगे 2022, एक ही डेट ऐड होगी इसमें। अगर आप 24 साल के हैं, 32 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आप या तो 89 वाला छोड़ोगे या 2022 वाला डे छोड़ोगे, तभी तो आप 32 के 24 के होगे ना। तो वही सीन इसमें कुछ लागू है, ये एक फॉर्मूला इसमें स्टार्ट किया हुआ है कि आप पहले उसमें से माइनस करो फिर एक प्लस करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती है। पॉइंट आपसे मुख्यतः पूछा गया है, ये नहीं क्या कि किस मतलब इनकी जरूरी होती है या औरों की नहीं होती। वैसे तो बुद्ध की भी जिक्र है इसमें, वैसे तो महेश पार्वती इन सब का जिक्र है, बट बात मुख्यतः की आई है तो मुख्यतः पहले ब्रह्मा है और उसके बाद विष्णु है, सॉरी विष्णु है उसके बाद शैव है। सबसे ज्यादा हमने सुनने को क्या मिल रहा है, विष्णु के बारे में और एक शिव के बारे में, ठीक है। इन दोनों के, ब्रह्मा के बारे में हमें कहीं सुनने को नहीं मिल रहा, विष्णु और शैव। तो राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के संस्कृत नाटक में, ये क्वेश्चन एक बार नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है और शायद एक बार पीजीटी में भी लिख पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नेट में तो 2 बार, हाँ 2 बार रिपीट हो रखा है। गुप्त काल में ये कह रहे हैं कि जो गुप्त काल है वहां पे जो संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह है कि ऊंचे सामाजिक स्तर संबंधित, जो ऊंचा तबका है मतलब ऊंचा सामाजिक स्तर है, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे, जबकि जो निम्न स्तर के लोग हैं वो प्राकृत भाषा बोलते थे। तो इसका मतलब कारण क्या है, कारण है कि एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। देखो कथन और कारण है, एक तरह से पूछा गया कि ए आर को स्पष्ट करता है या आर ए को स्पष्ट करता है क्या। तो आपको पहले ये देखना है कि क्या ये दोनों राइट है, तो अपने टॉपिक पढ़ा होगा तो दोनों राइट है, क्योंकि ऊंचे तबके के जो लोग हैं वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे और नीचे जो आम जनता वो प्राकृत बोलती थी, इसलिए बोलती थी क्योंकि आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित, ठीक है, बीजगणित के क्षेत्र में एक अंकगणित बीजगणित जो मैथ्स के ये पार्ट होते हैं, अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है। बात आ रही है विशेष रूप से जाने की, तो वो भास्कर चार्य द्वितीय आएगा, ठीक है। आर्यभट्ट का भी नाम आता है, बट बात बीज गणित में विशेष रूप से जो जाना जाता है वो भास्कर के बारे में कहा गया है, तो ठीक है अलजेब्रा बीज गणित, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो आप चलोगे वो चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे, कालिदास किस शासक के काल में थे। तो कालिदास आपको पता है जो नो नवरत्न थे, नवरत्न वो किसके काल में थे, नवरत्न जो रहे हैं वो रहे हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में।
और नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें तो साथ के साथ नवरत्न दिए हुए भी हैं, ठीक है, दे रखे हैं भी नवरत्न कौन कौन। समझा देती हूँ मैं आपको एक बार नवरत्न लिखे हुए हैं इसमें, तो सबसे मेन पॉइंट तो इसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन नवरत्न थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न, 9 रत्न थे जिनको नवरत्न कहा गया है, ठीक है। 9 व्यक्ति थे, जिसमें से पहला मेन था जो वो कालिदास थे, जिसने बहुत सारी बुक लिखी है, मेघदूत है, रघुवंश है, और बहुत सारी मतलब जो बुक है वो लिखी हुई है, ऋतुसंहार है, और इम्पोर्टेंट बुक तो आपको पता ही है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो इसकी मेन बुक रही है, ठीक है। ये कालिदास है। कालिदास के बाद आता है धनवंतरी। आपसे पूछा जाए धनवंतरी क्या था भाई इसके काल में, कुछ ना कुछ काम करते थे तभी तो इनको रत्न प्राप्त हुए थे ना। जो धनवंतरी एक चिकित्सक था, क्या था ये, एक चिकित्सक। तो एक डॉक्टर जो रहा है वो धनवंतरी रहा है, कि धन काफी कमाता था, चिकित्सा करता था, जितने पैसे मांगे धन उतने ही मिल जाते हैं चिकित्सक को। अक्षपणक जो है, अक्षपणक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षपणक है ये एक फलित ज्योतिष था, ठीक है, क्या था, एक फलित ज्योतिष था। उसके बाद अमर सिंह, अमर सिंह एक शब्द कोशागार था, डिक्शनरी जिसे कहती है, इसके पास शब्द कोशागार। शंकु क्या था, शंकु एक वास्तुकार था, आर्किटेक्चर, शंकु के आकार की घर बनाता था, शंकु, ठीक है। वेताल भट्ट, वेताल भट्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये एक जादूगर था, भूत था, जादूगर था, इस टाइप से याद कर लेना। घटक पर, घटक पर क्या था भाई, ये कूटनीतिक था। जैसे हम उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त जो था आपका चाणक्य, ऐसे ये भी कूटनीतिक था। व्राहमीर, व्राहमीर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खगोल शास्त्री था। नवरत्न आपको याद करने हैं और इनसे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माँ थी। प्रभावती गुप्ता एक इस काल की रानी राजकुमारी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसकी माता रही है इनमें से। सबसे पहले जो प्रभावती गुप्ता का पिता था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रभावती गुप्ता का जो पिता था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पत्नी थी ना चंद्रगुप्त द्वितीय की, वो एक तो कुबेर नागा थी और एक ध्रुव देवी थी, ठीक है। इन दोनों पत्नियों में से इसकी माँ थी जो प्रभावती गुप्ता की, वो प्रभावती गुप्ता की कुबेर नागा थी, ठीक है। ये जो कुमार देवी थी ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कुमार देवी के नाम के और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है, वो थी कुमार देवी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन आपका, राइट आंसर पता चल गया। प्रभावती गुप्ता की जो माँ कुबेर नागा थी, और कुबेर नागा ध्रुवा स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की दोनों पत्नियां थी। ध्रुवा स्वामी जो रामगुप्त की पत्नी थी तो उसको शक उठाकर ले गए थे वो थी, और कुबेर नागा इसकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त वंश के ने अवधि में शासन किया है, मतलब कौन से टाइम तक शासन किया है। तो वैसे तो इनका टाइमिंग पहले ही शुरू हो गया था, पर ये गुप्त संवत से चंद्रगुप्त प्रथम से लगाते हैं जब इनका मेन शासन शुरू हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 में जो है बैठा और 500 ईस्वी तक इनका शासन चलता है, तो ये वाला टाइमिंग ये लगाते हैं इसमें, तो ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, मतलब ये जो पुंड्र भुक्ति, भुक्ति का मतलब क्या है, भक्ति भुक्ति जो इसको बोलते हैं, ये एक तरह से राज्य थे, स्टेट थे। जब हम पूरा प्रशासन पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले साम्राज्य आएगा, उसके बाद राज्य आते हैं, तो राज्य को इस काल में भुक्ति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भुक्ति। जैसे हमने पढ़े है ना कि महामंडलेश्वर है, मंडल मंडल है, उसके बाद वलनाडु है, नाडु है, वो हमने दक्षिण भारत में पढ़े। ऐसे ही पुंडवर्धन जो है ये एक भुक्ति है, मतलब एक तरह से राज्य थे। तो ये जो राज्य है वो ये कहाँ पे, मतलब क्या कहाँ पे पड़ता था, ये तो मैंने आपको बताया था बंगाल में। आधुनिक क्या पड़ता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी लिखा आ सकता है और बंगाल भी, तो राइट है यहाँ पे बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश नहीं लिखा हुआ है। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है भाई, ये बता दो मुझे। कुमार मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि कुमार मात्य ज्यादातर उसके युवराज वगैरह बेटे वगैरह हुआ करते थे या खास मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये राइट है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है, गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था और उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन होता था, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। गांव के मुखिया का बिल्कुल मेन रोल था इस काल में, तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड भी यूज किए हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मुखिया का काफी रोल था गुप्त काल में।
तो आप याद करोगे सिर्फ एक ही राइट है, बाकी गलत है, मतलब जो भी है दूसरा वो गलत है। स्त्री प्रथा के प्रथम अभिलेख है, तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, ताम्रलिप्ति, बंगाल में। अब देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो खासियत रही है इस काल की, वो खासियत ये रही है कि ये जो आपका जैसे ये वाला एरिया था, मैं जस्ट आपसे थोड़ा सा मुझे इतना ज़्यादा मैप वैप तो नहीं आता, और बस थोड़ा जो भी आता है उसके हिसाब से समझा दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे जस्ट समझ लीजिए आप। ये बस इंडिया वाला एरिया देखिए, ये इंडिया वाला, ठीक है, ये इंडिया वाला एरिया आप समझना है। ये जो हुन भारत में अटैक करने लगे थे, हुनों का जो अटैक होने लगा था भारत में, यहाँ से हुनों का अटैक होने लगा था भारत में। ठीक है, और हुनों ने जो इधर का जो व्यापार है वो सब बंद कर दिया था। रोम साइड का जो व्यापार है भारत में, रोम व्यापार, क्योंकि यहाँ ने पूरा उत्पात मचा दिया था भारत में, रोम व्यापार बंद हो गया था। ठीक है, रोम व्यापार बंद होने के बाद जो व्यापार शुरू हुआ था वो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार स्टार्ट हो गया था। जैसे यहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जिसको तामलुक बंदरगाह कहते हैं, तामलुक, यहाँ से व्यापार स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये व्यापार स्टार्ट हो गया था, मतलब कुल मिला के बोला जाएगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार शुरू हो गया था, बढ़ गया था, व्यापार बढ़ गया था। और रोम के साथ स्टार्टिंग में होता है, ये बाद की बात है, जब लास्टिंग एंडिंग पॉइंट पे आता है तो ये व्यापार यहाँ से बंद हो गया था। ठीक है, पर आपसे उत्तर भारत का रूस की तरफ व्यापार होने लगा था, तो रूस की तरफ जो व्यापार होता था या इन इंडोनेशिया वगैरह की तरफ व्यापार होता था, ये सब ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। इधर का जो भी व्यापार होता था ताम्रलिप्ति व्यापार होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। हमसे सीधा यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस बंदरगाह से होता था? तो ताम्रलिप्ति से होता था। ठीक है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और कब शुरू किए थे उसने? जब उसने शक पर विजय प्राप्त की थी, तो चांदी का एक सिक्का रूपक जो उसने चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, देखो याद हो गया ना आपको, मंदसौर अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का। इसमें से किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर बनवाया था, ये जिक्र किया हुआ है। गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित कृषि भूमि किसको? ब्राह्मणों को। ठीक है, बिना टैक्स के उनको दान वाली जो भूमि दी जाती थी तो ब्राह्मणों को ही दी जाएगी, इन सबको नहीं दी जाती, ना विद्वान दरबारी विद्वानों को, न सिविल अधिकारियों को, न सैन्य अधिकारियों को, ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, आपका ध्यान जाएगा कि कहीं दरबारी विद्वानों को तो नहीं दी जाती थी, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कौन सी सही नहीं है। देखिए, गुप्त शासक ने, नहीं वाला पॉइंट याद रखना, गुप्त शासक ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए थे। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा हाँ, ये कौड़ी का प्रयोग तो होता था वस्तु, मतलब वस्तु के लेन देन में। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, बिल्कुल करते थे, बाद में ही बंद हुआ था बिल्कुल एंड पॉइंट पे। गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख है, बिल्कुल है, दिनार तो इनका बार बार उल्लेख किया गया है दिनार का। तो रोम से भी व्यापार होता था, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। उन्होंने रोम व्यापार बहुत बाद में जाके बंद करा था, जब स्कंदगुप्त का टाइम आ चुका था, और उसके बाद भी चल रहा था, बाद में धीरे धीरे बंद हुआ था। गुप्त काल में कोड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण था, ये भी राइट है। बट आपको पता है कि उस काल में सिक्के हैं जो धीरे धीरे, सिक्के बहुत ज्यादा चले थे, गुप्त काल ने बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, बट क्या हुआ था, उनका स्तर ऊंचा नहीं था, इतने शुद्ध नहीं थे वे। तो ये जो है ये नहीं वाला ऑप्शन में राइट है। गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया था? गुप्त काल में विदेशिक व्यापार में कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका जाने वाला, अलेक्जेंड्रिया जाने वाला, चीन जाने वाला, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग जोड़ा गया था। कौन सा? उत्तरी रूस जाने वाला। जब बाद में दिक्कत होने लगी थी तो उत्तरी रूस जाने वाला एक नया मार्ग जोड़ा जाने लगा था। नेक्स्ट है, गुजरात में
गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रतन, हस्तशिल्प और अफीम की खेती। तो ये राइट आंसर है ए। देखिए, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र भी लिखा आ सकता है, तमिलनाडु भी लिखा आ सकता है, ये सब वस्त्र के उत्पादन के क्या थे? केंद्र रहे हैं। तो याद रखना, गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु या तमिल राष्ट्र, ठीक है। और गुप्त पूर्व पहले जो ज्यादातर वस्त्र उत्पादन होता था वो गांधार में होता था, गांधार में हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का छठा भाग थी, उपज का छठा भाग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है अभी ये छठा भाग, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से अन्य तीन के भिन्न गुणा, मतलब ये कह रहा है कि ये चार हैं और तीनों एक जैसे और एक अलग से है। तो आप ये बता दीजिए मैं तीनों कौन सा इसमें से अलग है। आपको ये पता है, हमने लास्ट जो क्लास पढ़ी है उसमें गांव है, गांव के बहुत सारे पार्ट है, जैसे गांव के पार्ट उर है, सभा है, नगरम है, और भुगती उसमें नहीं है। तो भुगती तो आपको अभी बताया था, एक स्टेट एक राज्य को भुगती कहा गया था, तो भुगती जो है ये इनमें अलग है। समझ रहे हो ना? जैसे ये तो गांव के पार्ट हैं एक तरह से, सभा है, उर है, नगरम है। जैसे यहाँ पे व्यापारी थे, नगरम था, और यहाँ पे जो उर वो सभा और महासभा थी, और यहाँ पे जो था वो आपके उर गांव थे। बट ये जो भुगती है ये गांव का पार्ट नहीं है, ये अलग से ही एक क्या है? स्टेट है। तो इनमें से अलग कौन सा है? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना कि किस तरह से कुछ टेढ़ा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। निम्न में से कौन एक कृषि कर नहीं है? कृषि कर नहीं है। देखिए, भाग और शुल्क कौन सा कर होता है? ये एक तरह से 1/6 जो कर लेते हैं उसको भाग भी कहा गया है और उसको शुल्क भी कहा गया है, ठीक है। भाग भी और शुल्क भी। हाल ही वाकर हल के जो हल वगैरह दिया जाते थे बैल उसके करते, बट कर कोई कर नहीं था स्पेशली। कर 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 तो सभी को कर बोला गया, कर जो कृषि से रिलेटेड नहीं था। ओके, बस ऐਵੇਂ कुछ भी पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? तो वो कौन था भाई? ये था आपका याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और कल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सीधा पूछा गया आपसे कि जब उसकी पत्नी पति मर जाता है और विधवा हो जाती है, तो उसके लिए किसी पर आश्रित होने की उसे जरूरत नहीं है, राजा पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी संपत्ति उस विधवा के पास होनी चाहिए। तो ये औरतों के जो हक में जो बात कही है वो किस में कही गई है? वो याज्ञवल्क्य स्मृति में कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चन बचते हैं हम आगे पढ़ते हैं, ये सब विधवाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक में हम करीबन करीबन 160-180 क्वेश्चन करेंगे, पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। बाकी जब आप क्लास में पढ़ते हो और जिसने बैच लिया हुआ ऐप की क्लासेस में पढ़ते हो तो आपको पता है कितना सारा अच्छा टॉपिक मैंने इसको करा रखा है। कम से कम 3 से 4 वीडियो होंगी इससे रिलेटेड, 5 भी हो सकती है। तो उनको ध्यान से पढ़ना आप, और अच्छे से इन सब क्वेश्चन आंसर को पढ़ना, काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।